स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के जो आज यूएन ने रिपोर्ट जारी की है कि तकरीबन 45 मिलियन लोग जो है वो भुखमरी का शिकार हो जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा। इस तरह के तमाम बातें आ रही हैं। तो आज लेकिन ईरान का ये पॉजिटिव जेस्चर है कि जो अब्बास अराक्ची हैं उन्होंने तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं जीसीसी उनके लीडरान से बात की है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं और इसका अंदाजा है। लेकिन सबसे बड़ा जो आपने पहले ही कई दिनों से जो आप कह रहे थे, अब उसकी रिपोर्ट बाकायदा आ रही कि भाई 60 दिन पूरे हो गए हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो आए और वहां पे अटैक कर दें या अब जंग उस तरह से छेड़ दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और फिर स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के जो आज यूएन ने रिपोर्ट जारी की है कि तकरीबन 45 मिलियन लोग जो है वो भुखमरी का शिकार हो जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा। इस तरह के तमाम बातें आ रही हैं। तो आज लेकिन ईरान का ये पॉजिटिव जेस्चर है कि जो अब्बास अराक्ची हैं उन्होंने तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं जीसीसी उनके लीडरान से बात की है। उनसे तो हमारे जो सदर साहब हैं, क्योंकि सदर जो है वो उनका साथ यही होता है कि वो सबको सुन करके और फिर, लेकिन ये आखिरी नहीं होगा, अभी दुआ न कीजिएगा, हमारे सदर साहब दुआ आखिर में करवाएंगे। लेकिन ये कि मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से सिचुएशन पहुंच रही है, क्या लग रहा है आपको? अब देखिए हालात बदतर हो गए हैं, हर जगह हर मुल्क मुतासिर हो रहा है, हमारा हिंदुस्तान भी मुतासिर हो रहा है, दूसरे मुल्क और यूरोप कंट्रीज जो हैं। और अभी आपको हम बता दें कि देखिए सबसे अभी जो बड़ा वो बाबुल मंदब है, ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार। अभी आप ये देखिए कि जो हूती है उसको अभी खामोश बिठा रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे हूती है ही नहीं मंजर में। लेकिन भाई साहब वो बहुत बड़ी ताकत है ईरान की, मुझे ऐसा लगता है। जी फिरोज बख्त साहब। जी 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 डॉक्टर मुमताज़ आलम रजवी साहब, जनाब राशिद साहब, अब्दुल वाहिद साहब और आपके जो एक्सपर्ट्स हैं राजा सिंह राजपूत साहब और जयदीप सिंह बुंदेला साहब, सिद्दीक़ी साहब और गुलफिशा साहब बिहार से, और जहाँ जहाँ से आपके तमाम सामीन जुड़े हुए हैं उनको सबको मेरा सलाम। और ये देखिए, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये बड़ी ही मतलब मैं समझता हूँ एक तकलीफ़ का सा आलम है जिस आलम में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ख़बरें मेरे कानों में पड़ रही हैं वो ख़बरें उसी तरह की हैं जो पिछले साल जून के महीने से पहले आ रही थी, उसके बाद 28 फरवरी से पहले से आ रही थी, उसी तरह की ख़बरें हैं। और ट्रंप ने कह दिया है कि अब जो तूफ़ान आएगा वो तूफ़ान थमने वाला नहीं है और इस ऐसा तूफ़ान होगा दुनिया देखेगी। अब देखिए, इन चीज़ों से तकलीफ़ भी होती है इस बातें सुन के, और बहुत ज़्यादा ये समझिए कि मेंटल जो है एक तरह से एक बड़ी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रंप की आदत है वो एक बात को मतलब तरह तरह से धमकियों को पेश करते हैं, फिर लोग कहने लगते हैं अरे ये तो ऐसे ही हैं, इनका तो काम ऐसी बकवास करना है, उसके बाद फिर वो अटैक कर देते हैं। अभी भी यही हो रहा है कि मतलब इन्होंने टाइम दिया बाकायदा 48 घंटे और फलाने घंटे और 72 घंटे। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो मुझे बड़ा ख़तरनाक लग रहा है इस वक्त भी। तो मुझे ये डर है कि कहीं कहीं कुछ हो नहीं जाए। भले ही ईरान उसके लिए तैयार बैठा है, मरने के लिए तैयार बैठा है, ईरान मारने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन ये किस तरह का मिजाज हो गया है ट्रंप का, किस तरह की बातचीत अमेरिका कर रहा है। हालांकि अमेरिका ट्रंप के इस फैसले के साथ नहीं है, ये बात तो खैर दुनिया ने देख ली,
कि जहाँ तक माशरा ईरान का है, पूरा माशरा ईरान के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका का पूरा माशरा उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। जिस तरीके से अमेरिका में जो है इक्तसादी सूरत हाल काफ़ी पथेटिक हो गई है, काफ़ी वहाँ भी परेशान कौन हो गई है, और लोगों को तरह तरह के टैक्स उनके बढ़ गए हैं, तो वो लोग ट्रम्प से खुश नहीं हैं। अब मसला क्या है कि यहाँ पर ईरान तो तैयार है, वो ईमान के साथ तैयार हैं, एतमाद के साथ तैयार हैं, वो अपनी सरकार के साथ और जो है उनके खामिनाई साहब के साथ खड़े हुए हैं। और बहुत ही अफसोस इस बात का होता है जब हम देखते हैं कि यूएई भी मतलब इस तरह की बातें कर रहा है। शर्म आनी चाहिए यूएई को कि जब ब्लॉकेड लगा था इससे पहले 70-80 में, तो उस वक्त ईरान ने यूएई की बड़ी मतलब हर तरीके से उसकी मदद की थी, और आज यूएई उसको धमकी दे रहा है। तो ये सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हम तो मतलब यही सोच रहे हैं कि ट्रम्प को अक्ल सलीम दे अल्लाह। काफ़ी पहले से दुआएं कर रहे हैं, लेकिन ये वहाँ हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। बस वो दुआ हम करते हैं, लेकिन ये क्या तरीक़ा है कि तुम कहते हो हम एक सिविलाइजेशन को तबाह बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तुम ये कहते हो कि मैं अब नाइस नहीं रहूँगा, मैं बड़ा नास्ती हो जाऊँगा। अरे भाई, तुम ये कहते हो कि अब ऐसा मैं हमला करूँगा ईरान पे कि दुनिया ने देखा नहीं होगा। इन बातों से, इन बातों में क्या रखा है? क्या कर लोगे? तहस नहस कर दोगे, ख़त्म कर दोगे? वो तो पहले ख़त्म होने को तैयार बैठा है। तो तुम मतलब मैं ट्रम्प से पूछता हूँ व्हाट काइंड ऑफ डेविल यू आर। अब किस तरह के शैतान हैं? मैं तो कह रहा हूँ जो जो तरीका तौर तरीका तरीक़ाकार आपका है ट्रम्प साहब, मैं तो कहूँ शैतान मतलब वो आपसे बहुत बेहतर है। आप तो शैतान से भी आगे बढ़ गए। लेकिन ये है कि अब परेशानी बहुत ज़्यादा है, दिलो दिमाग बिल्कुल ही काबू में नहीं है कि जिस तरीके से ईरान को धमकी दी गई है। ईरान क्या करेगा क्या नहीं करेगा उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन ईरान के ऊपर इस तरह का जो है शिकंजा कसना, इस तरह की मतलब ये समझिए कि धमकी लगातार देना, तो बहुत ही अफसोस होता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि दुनिया खामोश बैठी है। अच्छा, दुनिया के खामोश बैठने में मुझे अब ज़्यादा हैरानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब दुनिया गाज़ा के मामले में खामोश रही, जहाँ लाखों लोग शहीद हो गए, तो ईरान के मामले में क्या बोलेगी? लेकिन ये बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ है। ऐसी दुनिया को तो मतलब क्या हम कहें कि ऐसी दुनिया को बिल्कुल हम कंडेम करते हैं, और कहीं न कहीं कुछ उठ के इसका अब ईरान ने बड़ा नुकसान उठा लिया। 12 दिन की जंग में इतना नुकसान उठाया, बड़े-बड़े जो शहसवार थे जंग के और साइंस के, उन सबको ख़त्म कर दिया गया, उन सबको काट दिया गया, मार दिया गया। चलो, झेल लिया ईरान ने वो। उसके बाद तुमने 28 को 28 फरवरी को जो किया, दुनिया ने देखा, ठीक है? और सुप्रीम कमांडर जो है रहबर हैं, उनको भी शहीद कर दिया। तो और बच्चियों को शहीद किया, क्या कुछ नहीं किया। अब फिर तुम ईरान के पीछे पड़ गए। तो बड़ा अफसोस होता है ये देख के। और एक बार ट्रम्प कह रहे हैं, अरे ईरान के पास अगर वो एटम बम होता तो ईरान मार देता। इसका मतलब ईरान के पास एटम बम नहीं है, जि, 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 जिसकी वजह से तुम ईरान के पीछे पड़े हो। अब ये कह बिल्कुल रहे हो ईरान को बिल्कुल। बर्बाद करने के लिए। बस बात खत्म हो गई मेरी कि हम तुम्हें बनाने नहीं देंगे। ये क्या जहन है, क्या क्या किस तरह का दिमाग है ट्रम्प का? जी डॉक्टर मुमताज। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ज़हन क्या है सबको पता है कि जाहिर सी बात है कि जो लोग एप्स्टीन जैसे मामलात में फंसे हों, उनकी क्या ज़हनियत होगी, क्या दिमाग होगा उनका, क्या सोच होगी उनकी।
ये क्या कुछ कहने के लिए बचा है क्या? नहीं बचा कुछ कहने के लिए। ये अपनी मौत मर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इससे ज्यादा जिल्लत, इससे ज्यादा शर्मिंदगी, लेकिन बेहिस लोग हैं। बहरहाल यहाँ पे नसीमुद्दीन साहब लिखा है, हुतीस के डर से रेड सी से अमेरिका ने एक एयरबेस और 3 उसके साथी डिस्ट्रॉयर जहाज को वहां से वापस निकाल लिया है। और इनकी जो वॉरशिप आ रही थी और न जाने क्या क्या, वो फिर वापस कर लिया है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह की धमकी दी है उससे वाकई ये तर्रा गए। जयदीप साहब ने लिखा है कि स्पेन ने यहाँ पे फ्लोटिला के 175 सदस्यों को अरेस्ट किए जाने, जिनमें 30 स्पेनी शामिल है, के कारण इजरायली शासन के चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया है और अरेस्ट कार्रवाई की निंदा की है, मजम्मत की है। यहाँ पे ये आप देखिए, ये इस वक्त की सूरत हाल है। यहाँ पे लिखा है कि तुर्की ने जिसका यहाँ जेसिका बचार का उम्र 28 साल, जिसकी तुर्की इजरायली दोहरी नागरिकता है और नागरिकता है, और पास्ट में आईओएफ में सर्विस कर चुका है, डिटेन कर लिया है। तो ये देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे चीजें आ रहे हैं। लिखा है एनआईए का जो दल्ला है उसने अमेरिका को बताया है कि यूरेनियम जो है वो ईरान के अस्फहान न्यूक्लियर प्लांट में सुरक्षित है। देखिए कोई बताए ना बताए राशिद साहब, लेकिन ये सबको पता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर को लेकर के बहुत क्लियर है। वो अब इसको नहीं छोड़ सकता, किसी को नहीं सौंप सकता, और परमाणु बम बनाने की पूरी अहलियत रखता है। अब मैं कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं कि अब जब जंग शुरू होगी तो ईरान इसका ऐलान कर देगा, मुझे तो ऐसा लगता है। जी राशिद साहब। जी मुमताज भाई, नहीं, लेकिन अभी एक मिनट, वाहिद भाई के पास मुझे शायद आना था गालिबन। मैं थोड़ा सा, हाँ हाँ, तरतीब बदल गई। जी वाहिद साहब। मुमताज भाई, राशिद भाई रख लें। तो तरतीब है, थोड़ी सी तरतीब में रहे तो ठीक है। जी चलिए, अच्छा बेहतर है। देखिए, ऐसा है कि जो बात कही है आपने कि एनरिच्ड यूरेनियम, मैंने अभी बताया कि अभी जो है कुछ देर पहले तकरीबन भारतीय समयानुसार रात के 10 बजे के आसपास मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, और जो है उसके अंदर डायरेक्टली जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मैं ईरान के प्रपोजल से मुतमईन नहीं हूँ। और उसके बाद जो है उसने कई सारी बातें कही हैं जो मैंने बताया आपको अपने ओपनिंग उसके अंदर, कि भाई किस तरह का कंफ्यूज जो है काइंड ऑफ सिनेरियो जो है पूरे का पूरा जो है एक तरह से डेवलप हो रहा है उस स्टेटमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप के। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मुतमईन नहीं हूँ, दूसरी तरफ बोला फ्रैक्शन सही है। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है, मेरा सीधा सा कहना ये है, मान लीजिए कि ईरान ने 60% कर लिया, वो सवाल ये है कि उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कितने दिन और चाहिए। मुश्किल से 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 10-15 जो है न्यूक्लियर बम बना लेगा वो। अभी तक क्यों नहीं बनाया उसने? अगर ईरान चाहता तो बना लेता। उसकी इंटेंशन पहले से क्लियर है कि हमें न्यूक्लियर वेपन ऑब्टेन नहीं करना है, अटेन नहीं करना है। नहीं किया उसने, सिंपल है। वरना अगर वो बनाना चाहता बना लेता। तो जो लोग ये बोलते हैं कि ईरान बना लेगा, भाई बना नहीं लेगा। अगर वो बनाना चाहता तो कब का बना चुका होता। सबसे पहला तो ये है। दूसरा ये है, सबसे अहम पॉइंट ये है कि बेसिकली ये लोग क्या वाकई ये जंग न्यूक्लियर वेपन के लिए हो रही है, उसके लिए ये सिर्फ बहाने हैं। इन्होंने नए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम से इराक को बर्बाद किया। 5-6 लाख बच्चे सिर्फ अद्वियात न होने की वजह से मारे गए। यही सूरत हाल ये पूरे के पूरे। देखिए इसराइल का एक्सपेंशन चाहते हैं ये, उसके रास्ते में जो भी रोड़ा बनेगा मुल्क, ये उसके जो है बिल्कुल उसके ये हैं कि उसको किसी न किसी तरह से सबक सिखाना है। दूसरे ये है कि देखिए ये जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, जो यूएई के बयानात आ रहे हैं ये कि ईरान को ये चाहिए, देखिए उसमें 2-3 चीजें हैं जो कि समझने की हैं। वहाँ की जो कॉरपोरेट लॉबी है यूएई की, उसके अंदर जो है शिया तबके की भी बड़ी तादाद है। वहाँ सिर्फ सुन्नी ही नहीं है,
दूसरे ये है कि वहां जो कुछ जो है जब से पाबंदियां आयद हैं ईरान पर, यूएई ने काफी हद तक ईरान की मदद की है। ईरान के रास्ते, यूएई के रास्ते ईरान का बहुत सारा ट्रेड हुआ है, और जो है आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं। लेकिन होता यह है कि ताल्लुकात खराब होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये दुनिया है, इसमें बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन चलती रहती हैं। अब आप देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि यूएई जब बना 1971 में 2 दिसंबर को, तो उस वक्त उसके पास कुछ नहीं था। पाकिस्तान वगैरह के पायलट गए वहाँ, ट्रेनिंग दी, और उनका जो है एमिरेट्स वगैरह, इत्तेहाद वगैरह, ये सारे जितने उनके प्लेन हैं ये सारे तैयार किए, उनके लोगों को, पायलट्स को ट्रेंड किया, उनको बताया कि भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है। यानी पूरा जो है एविएशन सेक्टर को यूएई के डेवलप किसने किया? पाकिस्तान ने। आज हालत क्या है कि कल जो है पाकिस्तान के जितने मुलाजिमीन थे यूएई के एमिरेट्स, इत्तेहाद वगैरह के अंदर, सबको फायर कर दिया गया है, सबको नौकरी से निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब वही यूएई है जिसके ताल्लुकात इस वक्त सबसे ज्यादा कशीदा, यानी ईरान से तो हैं ही, ईरान के बाद सबसे ज्यादा खराब अगर यूएई के ताल्लुकात किसी मुल्क से हैं तो वो पाकिस्तान है। तो आप देखिए सूरत हाल ये भी है। तो ये जो है ताल्लुकात के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यूएई जो बोल रहा है बेसिकली वो फ्रस्ट्रेशन है उसका, क्योंकि उसके 3 स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले नाम आ रहा था कि शायद सिर्फ शारजा जा रहा है, हाथ से शारजा नहीं जा रहा है, अल ऐन भी जा रहा है, और फुजैरा ने तो बाकायदे ऐलान कर रखा है। अब सवाल यह है कि क्या रासल खैमा भी जाएगा? तो फिर ये 4 हो जाते हैं। तो फिर यूएई के साथ बचेगा कौन? यूएई के साथ बचेगा यूएई की राजधानी अबू धाबी, और एक उसका दूसरा स्टेट जिसको बोलते हैं दुबई। अब बहुत सारे लोग यूएई को दुबई मानते हैं, हालांकि दुबई एक शहर है यूएई का। तो ये जो है, अब आप देखिए कि अब ये 2 से यूएई कितने दिन चलेगा अगर ये बंटवारा होता है वहां पे। तो सिर्फ अबू धाबी और दुबई जो है, क्या ये सरवाइव कर पाएंगे अगर फुजैरा ना हो, रासल खैमा ना हो, शारजा ना हो, अल ऐन ना हो? तो ये जो 7 एमिरेट्स हैं, तो ये सारी की सारी मिल करके बना था। और यूएई जिस वक्त बन रहा था, तो शेख जायद जब थे 1971 में, जो इनके फादर हैं, जो इस वक्त वहां के प्रेसिडेंट हैं, तो उस वक्त जो है शेख जायद ने, उन्होंने कतर को भी ऑफर किया था कि आप भी आइए। कतर ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, अभी हम गौर करेंगे, और कतर ने इंडिपेंडेंट स्टेट बनना जो है कबूल किया। तो ये सारे के सारे जितने स्टेट्स हैं ये, तो उसके बाद ये यूएई का फ्रस्ट्रेशन है कि उसको जो है अभी कुछ महीने पहले यमन के अंदर सऊदी अरब ने एक तरह से खदेड़ दिया उसको, पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब हो गए, उसके यहाँ डिवीजन हो रहा है यूएई के अंदर, इसराइल की पूरी लॉबी यूएई के अंदर हावी हो गई। बहुत सारे इसराइलियों ने बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स, इमारतें खरीद ली हैं यूएई के अंदर। मूसाद वगैरह और सीआईए के बड़े बड़े ऑफिसेज जो है वो जो है यूएई के अंदर इस्टेब्लिश हो गए हैं। यानी एक तरह से वो सीआईए और मूसाद का उस रीजन के अंदर गढ़ बन गया है इसराइल के अलावा। तो अब आप बताइए कि फिर जब वो देखता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं अपने मुल्क को नहीं बचा पा रहा हूं, तो एक फ्रस्ट्रेशन है। कभी वो ईरान पे निकालता है, कभी पाकिस्तान पे निकालता है, कभी सऊदी अरब पे निकालता है। अभी जो जीसीसी की मीटिंग 2 रोज पहले खत्म हुई है, उसके अंदर भी यूएई ने, कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि सऊदी अरब और यूएई के बीच में हार्ड टॉक हुई है, तल्ख कलामी। तो ये जो है सूरत हाल उस वक्त ये है। तो 4-5 मुल्क इस वक्त ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि अमेरिका और इसराइल का गठजोड़ जीसीसी रीजन में रहे, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक अहम मुल्क है यूएई। अभी चूंकि फ्रैक्शंस नहीं हुए, सब कुछ नहीं हुए, यूएई अभी इंटैक्ट है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यूएई एक अहम जो है वो है। तो अगर वो एक अहम तरीन मुल्क है, जीसीसी का एक मेंबर है, तो फिर जो है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और ईरान, ये सारे यूएई के मामले पर यूएई के खिलाफ एकजुट हैं, और ये एक पेज पर है। वजह क्या है कि यूएई उतना बड़ा नहीं है जितने इसने पैर फैला रखे हैं। तो दुनिया के सामने मैसेज यही गया कि भाई यूएई इतना बड़ा नहीं है। उसके बेसेस इतने क्यों हैं वर्ल्ड के अंदर? तो ये बेसेस यूएई के हैं या फिर ये अमेरिका या इसराइल के हैं बेसेस? जिबूती में है, घाना में है, इंडियन ओशन में है, सोमालिया में है, सोमालीलैंड में है, और खुद उसके आसपास बहुत सारे ममालिक में है, रेड सी में है, ये बहुत सारी जगह, अफ्रीका में है, बताइए, मोजम्बिक में है। यहाँ इतने सारे बेसिस यूएई के कर क्या
रहे हैं ये। तो सवाल ये है कि क्या वो वाकई यूएई के थे बेसेस, किसके हैं बेसेस वो? तो इस तरह से जब यूएई ने बहुत सारी चीजें फैला ली और उसके अलावा जब यमन के अल उदैद बेस और बहुत सारी जगहों पर वो सब हुआ, तो उसके बाद ये सवालात पैदा होने लाजमी हो गए कि ये चल क्या रहा है रीजन के अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि मान लीजिए गवादर पोर्ट डेवलप होता है, बल्कि डेवलप हो गया, ईरान का मैक्सिमम जो है ऑयल का ट्रेड जो है और वो जो पूरा रास्ता पाकिस्तान ने खोला है, अब आप देखिए कि पाकिस्तान को इससे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं और भारत को भी जो है अनकरीब हम फायदा देखेंगे। अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है, वो अमेरिका की वजह से नहीं मिल रहा है। तो जिन लोगों ने मंत्र का जाप किया या जिन लोगों ने किसी तरह से ट्रंप को जिताया, वो लोग भी अपने गिरेबान में झांक लें कि इस तरह के नमूनों को जिताने का नतीजा क्या होता है। तो पूरे दुनिया के अंदर इस तरह के जितने नमूने हैं, जो लोग जीतते हैं तो अपने मुल्क को तबाही की तरफ ही ले जाते हैं। अब हम आते हैं गवादर पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गवादर जो है अगर वो डेवलप होता है तो आप देखिए क्या दुबई का रिलेवेंस रह जाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि दुबई का जो पूरे का पूरा ट्रेड था यूरोप वगैरह के लिए, अफ्रीका के लिए, वो सारे का सारा कहाँ शिफ्ट होगा? गवादर को। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है इंटरनेशनल ट्रेड रूट, वो जो है रेल वगैरह के थ्रू ईरान से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान से है जुड़ा हुआ। तो चाइना, पाकिस्तान, रशिया और सीआईएस कंट्रीज, ये सारे के सारे मिल जाते हैं। और अगर किसी तरह से डायलॉग टेबल पर अफगानिस्तान को लाया जाता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी ताल्लुकात बेहतर होते हैं, तो उसके बाद दुबई को कौन कौन पूछेगा? तो फिर दुबई को अगर कोई पूछेगा नहीं तो फिर डेवलप कौन होगा? डेवलपमेंट होगा ईरान का, डेवलपमेंट होगा पाकिस्तान का, डेवलपमेंट होगा अफगानिस्तान का और सीआईएस कंट्रीज का, और ये पूरे का पूरा। और फिर ये दुनिया को बताएंगे कि ट्रेड अगर करना है, कुछ भी करना है, तो आप यहां आइए। और अमेरिका, जहां दुबई कोलैप्स हुआ है सब, अमेरिका का समझ लीजिए कि शहेरक कट गई, अमेरिका का रिलेवेंस खत्म हो गया। तो मैं जो कई बार कहता हूं ये बात, ये बिल्कुल फैक्ट है। अमेरिका की लीडरशिप ये बात पचा नहीं पा रही है कि दुनिया पोस्ट यूएस एरा में दाखिल हो चुकी है। अभी भी अमेरिकियों को ये डर है कि कहीं अमेरिका को छोड़ करके दुनिया चली न जाए। अमेरिका को छोड़कर दुनिया जा चुकी, आगे बढ़ चुकी, अमेरिका नहीं रहा। अब वो अगर बचाने की कोशिश कर रहा है तो उसको चाहिए कि समझौता कर ले ईरान से, भागते भूत की लगोटी सही, ऐसी नहीं बोला जाता है। ईरान जितने पे राजी है मान जाइए, वरना फिर उसके बाद शदीद तरीन हजीमतनाक शिकस्त होगी अमेरिका और इसराइली लॉबी की। तो ये वक्ती चीज है, जब आग बुझने वाली होती है तो अचानक बहुत तेज शोले उठते हैं। इसराइल जो कुछ लेबनान वगैरह यहाँ वहां कर रहा है, ये सब वही है। सिनेरियो बदल गया, ये 67 और 73 76 नहीं है, जब ये 3-3 दिन में, 6-6 दिन में इसराइल वगैरह हरा देते थे। एक मामूली ग्रुप को भी ये 3 साल हो गए हरा नहीं पा रहे हैं। तो सूरत हाल अब बदल गई है। इसको जितनी जल्द जो है ये लोग रियलाइज करें उतना ही बेहतर होगा। हकीकत ये है। जी मुमताज भाई। बिल्कुल यही है। और मेरे ख्याल से